हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बीएड थर्ड सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी थर्ड सेमेस्टर में जो आपका सेकंड पेपर है गाइडेंस एंड काउंसलिंग का यानी कि निर्देशन एवं परामर्श, ओके, यह पेपर आपका 26 फरवरी को लगा हुआ है। आज के इस क्लास में हम लोग टोटल 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन रहेगा। जो भी विद्यार्थी इन क्वेश्चंस को देख करके जान करके समझ करके जाता है डेफिनेटली पेपर को आसानी से कर पाएगा। आइए थोड़ा फास्ट तरीके से चलेंगे और कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन कहता है निर्देशन का अर्थ क्या है। देखिए, निर्देशन का अर्थ है पथ प्रदर्शन करना, निर्देशन करना, संकेत करना। ये एक व्यक्तिगत काम होता है, हमने कल भी समझा था, जो किसी व्यक्ति को उसकी समस्याओं के समाधान के लिए दिया जाता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अनुभवी व्यक्ति अनुभवहीन प्राणी को गाइड करता है, यानी कि किसी व्यक्ति की रुचि, योग्यता, क्षमता को ध्यान में रखते हुए उसके आधार पर पथ प्रदर्शन करना ही निर्देशन कहलाता है। निर्देशन का लक्ष्य व्यक्ति और समाज में सामंजस्य स्थापित करना है। व्यक्ति का संपूर्ण विकास ही निर्देशन का काम होता है। निर्देशन वो प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति को उसकी समस्याओं का समाधान पाने के लिए विशेष प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है। ओके, यहाँ पे जॉन्स के अकॉर्डिंग कहा गया है निर्देशन किसी के द्वारा दी जाने वाली व्यक्तिगत सहायता है जो व्यक्ति को सही डायरेक्शन चूज करने और जीवन की समस्याओं का समाधान करने में हेल्प करती है। हस्बैंड कहते हैं निर्देशन व्यक्ति को भावी जीवन के लिए तैयार करता है और समाज के साथ एडजस्ट करने में भी हेल्प करता है। प्रॉक्टर कहता है कि निर्देशन एक ऐसी सेवा है जो व्यक्ति को स्कूल या उसके बाहर के एटमॉस्फेयर में एडजस्ट करने के लिए दी जाती है। तो ये हमने समझा निर्देशन का अर्थ और परिभाषा क्या है। क्वेश्चन कहता है निर्देशन और परामर्श के बीच में क्या अंतर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निर्देशन और परामर्श के बीच हम अंतर को जानेंगे, डिफरेंस को जानेंगे। निर्देशन की प्रक्रिया परामर्श की प्रक्रिया से बहुत व्यापक है। परामर्श के केंद्र में एक समय में केवल एक व्यक्ति होता है, जबकि निर्देशन जो है वो सामूहिक भी होता है। परामर्श मुख्यतः व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य एवं भावात्मक समस्याओं को हल करने में व्यक्ति को सहायता देता है और व्यक्ति के परिवेश से ही जो है वो रिलेट भी करता है। निर्देशन का संबंध व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ शैक्षिक, व्यावसायिक एवं अन्य समस्याओं में भी होता है। स्पष्ट है कि परामर्श निर्देशन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण एवं अभिन्न अंग है, इसलिए हमें इन्हें अलग अलग करने की बजाय एक दूसरे का पूरक मानना चाहिए। निर्देशन और परामर्श की अगर बात करें, निर्देशन एक प्रक्रिया है जो अत्यंत व्यापक है। वहीं पे अगर हम परामर्श की बात करें, परामर्श प्रक्रिया निर्देशन प्रक्रिया का एक पार्ट है। निर्देशन व्यक्तिगत भी हो सकता है, सामूहिक भी हो सकता है। परामर्श एक समय पर केवल एक ही व्यक्ति का हो सकता है। निर्देशन का संबंध व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ शैक्षिक, व्यावसायिक एवं अन्य समस्याओं से भी होता है। परामर्श मुख्यतः व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य एवं भावात्मक समस्याओं के समाधान ढूंढने में हेल्प प्रदान करता है। निर्देशन किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्रदान किया जा सकता है। आवश्यक नहीं है कि निर्देशन प्रदान करने वाला व्यक्ति पूर्व प्रशिक्षित ही हो, यानी कि वेल ट्रेंड हो। परामर्शदाता के लिए पूर्व प्रशिक्षण लेना आवश्यक होता है। निर्देशन वस्तुतः पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों एवं पत्राचार के द्वारा पॉसिबल है। परामर्श में परस्पर विचार विमर्श व तर्क वितर्क की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ये डिफरेंस है निर्देशन और परामर्श में। ओके, शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक निर्देशन के क्या काम होते हैं। शिक्षा के अलग अलग स्तर, प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च स्तर, है ना। शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर किसी न किसी प्रकार की समस्याओं का विद्यार्थियों के समक्ष उपस्थित होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर निर्देशन का महत्व है। प्रत्येक स्तर का अपना विशिष्ट योगदान संभव है। इसे ध्यान में रखकर ही प्रत्येक स्तर पर निर्देशन के कार्यों का निर्धारण भी किया गया है। प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक निर्देशन। प्राथमिक स्तर के बालकों को अन्य स्तरों की अपेक्षा अधिक एवं सतत निर्देशन की आवश्यकता होती है। इस स्तर पर निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य बालकों के व्यक्तित्व का विकास करना, उनमें सामाजिक व्यवहार से संबंधित कौशलों का विकास करना और अधिगम से संबंधित समस्याओं के समाधान में सहायता पहुंचाना होता है। प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक निर्देशन के क्या काम है। देखिए, विद्यार्थियों को शिक्षा के आरंभ में सहायता प्रदान करने के लिए शैक्षिक निर्देशन दिया जाता है, क्योंकि यहाँ प्राइमरी लेवल का बच्चा है। छात्रों की रुचियों, योग्यताओं, बौद्धिक क्षमता और तर्क शक्ति के डेवलपमेंट के लिए जो है गाइडेंस दिया जाता है। विद्यार्थियों की अच्छी आदतों और कुशलताओं के विकास के लिए विवेकपूर्ण योजना बनाने में सहायता करना, शिक्षा से अधिक लाभ उठाने में छात्रों को सहायता देना, ये प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक निर्देशन का काम होता है। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक निर्देशन,
इस स्तर पर अपेक्षाकृत अधिक योग्यता वाले निर्देशन प्रदाताओं की आवश्यकता होती है। इसका कारण यह है कि इन स्तरों का पाठ्यक्रम बहुविधि एवं बहुत व्यापक होता है। साथ ही 9वीं कक्षा में पहुंचने से पहले विषयों के चयन की समस्या भी छात्रों के समक्ष उपस्थित होती है। भावी प्रगति के संदर्भ में इस समस्या के समाधान का अपना विशिष्ट महत्व होता है और इस दिशा में निर्देशन ही अधिक उपयोगी भी हो पाता है। इस स्तर पर निर्देशन कार्यों से संबंधित प्रमुख क्रियाएं निम्नलिखित होती हैं। विद्यालयी आवश्यकताओं की जानकारी प्रदान करना, विद्यार्थियों से संबंधित सूचनाएं एकत्र करना, छात्रों हेतु शैक्षिक एवं व्यावसायिक सूचनाओं को एकत्र करना, सामूहिक क्रियाओं का संगठन करना, विद्यार्थियों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायता करना, छात्रों को परामर्श देना। ये है निर्देशन कार्यों से संबंधित कुछ प्रमुख क्रियाएं होती हैं। अगला पॉइंट कहता है कि माध्यमिक शिक्षा के उपरांत शैक्षिक निर्देशन का क्या इंपॉर्टेंस है। शैक्षिक निर्देशन का महत्व प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च प्राथमिक स्तर पर ही अधिक होता है, यहीं पर तो अधिक होता है। इसके उपरांत उनकी समस्याएं व्यक्तिगत हो जाती हैं, सामाजिक हो जाती हैं, व्यवसाय से संबंधित हो जाती हैं, है ना। फिर भी भावी अध्ययन के लिए भावी अध्ययन के अवसरों, अध्ययन केंद्रों, वांछित पुस्तकों की उपलब्धि आदि के संदर्भ में निर्देशन प्रदान किया जा सकता है। नेक्स्ट आगे क्या लिखा है कि इस स्तर से संबंधित अनेक समस्याएं इस प्रकार होती हैं कि जिनको व्यावसायिक निर्देशन के क्षेत्र में रखा जा सकता है और व्यावसायिक निर्देशन सेवाओं के आधार पर ही इन समस्याओं के समाधान के लिए सहायता भी प्रदान की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ तक इस क्वेश्चन को हम समझ रहे थे कि अलग अलग स्तर पर जो है शिक्षा से संबंधित जो निर्देशन है वो क्या रोल प्ले करता है। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, परामर्श का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। परामर्श का अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होती है। निर्देशन और परामर्श एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्या हैं? एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना निर्देशन का परामर्श और बिना परामर्श का निर्देशन व्यक्ति के किसी काम का नहीं है। एक दूसरे के अभाव में दोनों निष्प्राण रहते हैं। परामर्श शब्द दो व्यक्तियों के संपर्क को व्यक्त करता है। परामर्श प्रक्रिया में एक परामर्श देने वाला, दूसरा परामर्श चाहने वाला या फिर परामर्श प्रार्थी होता है। परामर्श की प्रक्रिया के अंतर्गत उन सभी प्रकार की स्थितियों का समावेश होता है जिनमें परामर्शदाता परामर्श चाहने वाले यानी कि परामर्श प्रार्थी की समस्या को समझने का प्रयास करता है। उसके बारे में परामर्शदाता और परामर्श चाहने वाले दोनों के बीच विचारों का आदान प्रदान अर्थात पारस्परिक बातचीत होती है और अंत में परामर्श चाहने वाले अर्थात परामर्श प्रार्थी की समस्या का समाधान करने में परामर्शदाता हेल्प भी करता है। आइए इसका प्रॉपर अर्थ समझ लेते हैं। परामर्श शब्द अंग्रेजी के शब्द काउंसलिंग का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है सलाह अथवा सलाह और सुझाव लेना या सुझाव देना। परामर्श एक प्रक्रिया है जो सेवार्थी को अपने निर्णय स्वयं लेने के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण विधियों का उपयोग करके सहायता प्रदान करता है, जिससे प्रार्थी अपने नवीन ज्ञान के उपयोग से नए निर्णय ले सकता है। जोन्स के अकॉर्डिंग साक्षात्कार के समान परामर्श में आमने सामने का व्यक्ति से व्यक्ति का संपर्क होता है। बोर्डिन के अकॉर्डिंग परामर्श साक्षात्कार विधि के द्वारा किसी व्यक्ति को अपनी समस्याओं का समाधान करने में सहायता देने की एक प्रक्रिया है। वहीं पर हम्फ्री एवं ट्रैक्सलर के अकॉर्डिंग परामर्श विद्यालय और अन्य संस्थाओं के कर्मचारियों की सेवाओं का व्यक्तियों की समस्याओं के लिए किए जाने वाला एक उपयोग माना जाता है। तो ये हो गया परामर्श का अर्थ। आगे देखिए, गाइडेंस में टीचर का क्या रोल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समाज में शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि शिक्षक के द्वारा ही छात्रों में अंतर्निहित शक्तियों का सर्वांगीण विकास होता है, जिसकी समाज एवं राष्ट्र को नीड है, जरूरत है। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था में सुधार हेतु समस्त विश्व की नज़र एक शिक्षक पर ही टिकी होती है। शिक्षक द्वारा जो निर्देशन प्रदान किया जाता है वो अति महत्वपूर्ण होता है। निर्देशन प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1 तो छात्रों का मनोवैज्ञानिक परीक्षण। छात्रों का मनोवैज्ञानिक परीक्षण, इसमें क्या है, शिक्षक अपने कक्षा के छात्रों का परीक्षण सफलतापूर्वक कर सकता है, क्योंकि उसे अपने प्रत्येक छात्र की योग्यता एवं क्षमता का ज्ञान होता है। वह उसी के अनुरूप छात्र का मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी करता है। व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षा। विद्यालय में एक कक्षा के समस्त छात्र एक दूसरे से भिन्न होते हैं। सभी की योग्यता, क्षमता, रुचि, अभिरुचि अलग अलग होती है। शिक्षक व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षण प्रदान करता है। शिक्षक को ये पता होता है
कि उसकी कक्षा का कौन से छात्र प्रतिभाशाली, कौन से मंदबुद्धि के हैं। इसी आधार पर शिक्षक दोनों प्रकार के छात्रों को अलग अलग विधियों से शिक्षा प्रदान करता है। ठीक है। समस्यात्मक छात्रों का विशेष ध्यान। समस्यात्मक छात्रों का विशेष अध्ययन। शिक्षक कक्षा के समस्यात्मक छात्र से अच्छी तरह से परिचित होता है कि कौन बच्चा यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि समस्यात्मक छात्रों के व्यवहार का अध्ययन यह विशेष रूप से करता है। उनको उसी अनुसार शिक्षा प्रदान करता है जिसके द्वारा छात्रों की समस्या दूर हो जाती है। आवश्यक सूचनाओं का संकलन। शिक्षक के पास छात्र से जुड़ी आवश्यक सूचनाओं का संकलन रहता है, जैसे छात्र की रुचि एवं अभिरुचि से संबंधित। शिक्षक को ये ज्ञात होता है कि छात्र की रुचि किस क्षेत्र में अधिक है और किस क्षेत्र में कम अथवा नहीं भी है। इन सूचनाओं के आधार पर ही शिक्षक छात्र को निर्देशन प्रदान करता है। व्यावसायिक सूचना प्रदान करना। विद्यालय में छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाती है, जाहिर सी बात है उनका सर्वांगीण विकास किया जाता है। माध्यमिक स्तर पर शिक्षक छात्रों को व्यावसायिक सूचना भी प्रदान करता है, क्योंकि माध्यमिक स्तर पर आने के बाद बच्चा थोड़ा बहुत व्यवसाय के बारे में भी सोचने विचारने लगता है कि हमें कौन सा व्यवसाय करना चाहिए। परामर्श की कौन कौन सी प्रविधियाँ हैं, वर्णन कीजिए। देखिए, अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था जो PYQ हमने सॉल्व किया है, उसमें 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। वो कह रहा था कि परामर्श प्रदान करने की कौन कौन सी प्रविधियां हैं, जिसमें हमने समझा था निर्देशीय परामर्श होता है, अनिर्देशीय परामर्श होता है और समन्वित परामर्श होता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि परामर्श की कौन कौन सी प्रविधियां हैं, तो वहाँ पे परामर्श प्रदान करने की प्रविधियां कि किस तरीके से परामर्श हमें देना होता है। यहाँ पे परामर्श की प्रविधियां पूछ रहा है, दोनों में डिफरेंस है और दोनों को आप अलग अलग तरीके से लिखेंगे अगर क्वेश्चन पूछ लेता है तो। अगर यहाँ परामर्श प्रदान करने की विधियां पूछ ले तो 3 लिखेंगे। कितनी? 3। निर्देशी, अनिर्देशी और निर्देशी अनिर्देशी को मिलाकर के बनती है समन्वित। और अगर डायरेक्ट पूछ ले परामर्श की कौन कौन सी प्रविधियां हैं तो फिर आप ये लिखेंगे जो हम आगे पढ़ाने जा रहे हैं। परामर्श प्रविधियों का अध्ययन कई दृष्टिकोण से किया जाता है। परामर्श का काम इतना जटिल है कि प्रक्रिया के अंतर्गत अनेक ऐसे अवसर आते हैं जहां एक ही प्रविधि कारगर सिद्ध नहीं होती। भैया अलग अलग प्रॉब्लम में अलग अलग तरीका भी तो अपनाना होता है। अतः परामर्श कार्य सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए समस्या और सेवार्थी को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त विधि का प्रयोग करना पड़ता है। परामर्श की प्रविधियां निम्नलिखित हैं जो परामर्श कार्य में उपबोधक के कार्य को सरल बना सकती हैं। जैसे यहाँ पे हो गया मौन धारण प्रविधि। मौन धारण प्रविधि में क्या कहा गया है? जब परामर्शदाता सेवार्थी की समस्या या वार्तालाप को चुपचाप बिना कोई टिप्पणी किए ध्यानपूर्वक सुनता रहता है तो इसे मौन धारण प्रविधि कहते हैं। स्वीकृति प्रविधि, एक्सेप्टेंस टेक्निक। इस प्रविधि में परामर्शदाता सेवार्थी के द्वारा अपने विचार या दृष्टिकोण प्रकट करते समय ठीक है, अच्छा है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करके उसके विचारों या दृष्टिकोण को एक्सेप्ट करता है। और जो रीस्टेटमेंट टेक्निक होती है, पुनरावृत्ति प्रविधि में परामर्शदाता सेवार्थी के स्टेटमेंट को दोहराता है ताकि उसको ये विश्वास हो जाए कि परामर्शदाता एक्टिव है। मान्यता प्रदान करने की प्रविधि, अप्रूवल टेक्निक। सेवार्थी परामर्श के समय अपनी समस्या से संबंधित अनेक तथ्य और विचार परामर्शदाता के समक्ष प्रेजेंट करता है। परामर्शदाता सेवार्थी के तथ्यपूर्ण विचारों को बीच बीच में मान्यता भी प्रदान करता है। विश्लेषण जो एनालिसिस टेक्निक है, इसमें क्या कहा गया है? विश्लेषण प्रवृत्ति में सेवार्थी द्वारा व्यक्त किए गए विचारों, समस्याओं और उनसे संबंधित तथ्यों का परामर्शदाता द्वारा विश्लेषण किया जाता है। परित्याग प्रविधि, परामर्शदाता कभी कभी सेवार्थी के विचारों को दोषपूर्ण पाता है। ऐसी परिस्थिति में परामर्शदाता के पास ऐसे विचारों का परित्याग करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रहता। आश्वासन प्रविधि, एश्योरेंस टेक्निक। आश्वासन में परामर्शदाता सेवार्थी के कथनों को स्वीकार करता है और साथ ही साथ उनका अनुमोदन भी करता है। ऐसा करने से परामर्शदाता में सेवार्थी का विश्वास बढ़ेगा और वह परामर्शदाता से संपर्क स्थापित करने के लिए भी उत्सुक रहेगा। तो ये कुछ प्रविधियां हैं जिनके माध्यम से परामर्श की प्रक्रिया चलती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्थानापन्न सेवा का क्या अर्थ है और इसके प्रकारों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, स्थानापन्न सेवा का मतलब होता है प्लेसमेंट सर्विस। क्या होता है? प्लेसमेंट सर्विस।
किसी व्यवसाय अथवा व्यवसाय के प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपयुक्त स्थान दिलाने की प्रक्रिया को स्थानापन्न सेवा कहते हैं। छात्र को उसकी योग्यताओं, क्षमताओं एवं गुणों के आधार पर उपयुक्त स्थान दिलाना, जहां पर वह आसानी से एडजस्ट करके उसमें सफल हो सके, उसे प्लेसमेंट सर्विस कहा गया है। यहाँ पे श्री कृष्ण दुबे कहते हैं कि स्थानापन्न सेवा का मतलब उस व्यावसायिक सहायता से है जो छात्रों को उसकी योग्यता एवं रुचि के अनुसार व्यवसाय के चयन एवं उसमें समायोजन हेतु प्रदान की जाती है, और वह सहायता विद्यालय जीवन एवं विद्यालय जीवन के बाद भी प्रदान की जा सकती है। किलफोर्ड पी फॉलेक कहते हैं कि स्थानापन्न सेवा का संबंध छात्र को अगले पद या कार्य के लिए सहायता देना है, जिससे वो किसी व्यवसाय में स्थान या पद ले सके या शिक्षा संस्था में उपयुक्त पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में स्थान भी पा सके। अब स्थानापन्न सेवा के कुछ प्रकार होते हैं। वह कौन कौन से प्रकार हैं, आइए समझते हैं। एक तो व्यावसायिक स्थानापन्न होता है, वोकेशनल प्लेसमेंट सर्विस होती है। व्यावसायिक स्थानापन्न से तात्पर्य है किसी व्यक्ति को व्यवसाय या रोजगार के क्षेत्र में उचित स्थान दिलाने की प्रक्रिया। जॉर्ज ई मॉयर्स के अकॉर्डिंग एक नवयुवक को विद्यालय में व्यावसायिक क्रियाओं में भेजना शैक्षिक सेवा है, अतः समाज के द्वारा चुनी हुई शैक्षिक संस्था विद्यालय का एक उचित कार्य है। शैक्षिक स्थानापन्न सेवा, एजुकेशनल प्लेसमेंट सर्विस। स्थानापन्न सेवा का अर्थ रोजगार दिलाने तक ही सीमित नहीं है, अपितु छात्रों को रोजगार दिलाने से पहले तैयारी करने में स्थानापन्न सेवा का योगदान है। यह सेवा छात्रों को विविध विषयों का चयन कराने में सहायता प्रदान करना, जिससे वे भावी जीवन के लिए तैयार हो सकें। उदाहरण के तौर पर डॉक्टर बनने के लिए इंटर में रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान का अध्ययन जरूरी है। फिर आता है प्रशिक्षण स्थानापन्न सेवा, ट्रेनिंग प्लेसमेंट सर्विस। प्रशिक्षण स्थानापन्न सेवा के अंतर्गत माध्यमिक स्तर पर छात्रों को विभिन्न व्यवसायों से संबंधित प्रशिक्षणों की व्यवस्था के विषय में सूचना प्रदान की जाती है। उदाहरण के तौर पर माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के बाद छात्र को ये बताया जाना चाहिए कि वह शिक्षक बनना चाहता है, तो उसको 2 वर्षीय बीटीसी का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा या फिर बीएड करना होगा, है ना। और अगर डॉक्टर बनना है तो उसको 4 साल का एमबीबीएस का कोर्स करना होगा। तो ये क्वेश्चन हम समझ रहे थे, इस प्लेसमेंट सर्विस के प्रकार क्या क्या होते हैं। अगला क्वेश्चन, शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन में अंतर क्या है। शिक्षा से संबंधित जो निर्देशन होता है वो शैक्षिक कहलाता है, व्यवसाय से संबंधित निर्देशन व्यावसायिक कहलाता है। शैक्षिक निर्देशन में छात्रों को विभिन्न शैक्षिक विषयों और संस्थाओं के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। व्यावसायिक निर्देशन में विभिन्न व्यावसायिक विषयों और व्यावसायिक संस्थाओं के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। शैक्षिक निर्देशन में छात्रों के बौद्धिक विकास पर अधिक जोर दिया जाता है। यहाँ व्यावसायिक निर्देशन में व्यावहारिक पक्ष पर अधिक जोर दिया जाता है। ओके, और दूसरी बात यह है कि शैक्षिक निर्देशन में छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता, शैक्षिक अवसरों की विविधता में संतुलन रखा जाता है। व्यावसायिक निर्देशन में व्यावसायिक विकास पर जोर दिया जाता है, और यहाँ पे पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी दी जाती है, यहाँ व्यवसाय के बारे में। शैक्षिक निर्देशन उपयुक्त पाठ्यक्रम को चुनने में सहायता प्रदान करता है, और ये उपयुक्त व्यवसाय को चुनने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, शैक्षिक निर्देशन का प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर बहुत इंपॉर्टेंस है। व्यावसायिक निर्देशन उच्च माध्यमिक स्तर पर अधिक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन कहता है, विद्यालय की निर्देशन संगठन सेवा का क्या अर्थ है, स्पष्ट कीजिए, इसकी आवश्यकताओं पर प्रकाश डालिए। देखिए, निर्देशन कार्यक्रम की दृष्टि से कहा जा सकता है कि संगठन से तात्पर्य ऐसे कर्मियों के समूह से है जो विद्यालय में निर्देशन सहायता स्वच्छ, सावधानीपूर्वक और तार्किक रूप से उपलब्ध कराने की दृष्टि से तैयारी या व्यवस्था करता है। किसी भी कार्य के प्रबंधन में संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। निर्देशन सेवा एक निश्चित नीति यानी पॉलिसी के अनुरूप संगठित, ऑर्गेनाइज्ड और प्रशासित होती है। संगठन के 2 भाग होते हैं, मानवीय संगठन, भौतिक संगठन। विद्यालय में निर्देशन सेवा संगठन की आवश्यकताएं क्या क्या होती हैं, देखिएगा। विद्यालय में निर्देशन सेवा संगठन शैक्षिक कार्यकर्ताओं की कार्यक्षमता में वृद्धि के लिए आवश्यक है। विद्यालय में निर्देशन सेवा संगठन छात्रों को कुसमायोजन से बचाने के लिए भी आवश्यक है। विद्यालय में निर्देशन सेवा संगठन माता पिता में निर्देशन के प्रति चेतना जागृत करने के लिए आवश्यक है। और क्या है, विद्यालय में निर्देशन सेवा संगठन शिक्षा के उद्देश्यों की उपलब्धि में विद्यालय प्रशासन की मदद करने के लिए भी तो आवश्यक है। विद्यालय में निर्देशन सेवा संगठन शिक्षकों व छात्रों में निर्देशन के प्रति विश्वास पैदा करने के लिए भी जरूरी है। समन्वित परामर्श से आप क्या समझते हैं, परिचय स्पष्ट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन। समन्वित परामर्श के प्रचारक और प्रवर्तक कौन है। समन्वित परामर्श विधि निर्देशी अनिर्देशीय परामर्श का मिश्रित रूप होता है।
इस प्रकार के परामर्श में परामर्शदाता निर्देशीय परामर्श की तरह न तो सक्रिय होता है और ना ही अनिर्देशीय परामर्श की तरह निष्क्रिय होता है। ठीक है, वह इन दोनों विधियों के बीच के मार्ग को अपनाता है। समन्वित परामर्श विधि के अंतर्गत परामर्शदाता सबसे पहले परामर्श प्रार्थी की समस्या और व्यक्तित्व का अध्ययन करता है। उसके पश्चात वह उस विधि को चुनता है जो उस प्रार्थी के लिए अधिक उपयोगी होती है। समन्वित परामर्श की विशेषताओं की अगर हम बात करें, समन्वित परामर्श की क्या विशेषताएं होती हैं समझिए। इसमें वस्तुनिष्ठ और समन्वयपरक विधियों का प्रयोग किया जाता है। परामर्श के शुरू में प्रार्थी की सक्रियता वाली प्रविधियों का प्रयोग अधिक होता है और इसमें परामर्शदाता निष्क्रिय होता है। इसमें कार्यकुशलता एवं उपचार प्राप्त करने को विशेष महत्व प्रदान किया जाता है। इसके प्रयोग में अल्प व्यय के सिद्धांत को ध्यान में रखा जाता है ताकि कम से कम खर्च हो। प्रार्थी की आवश्यकता को ध्यान में रख करके ही डिसीजन लिया जाता है कि निर्देशीय विधि का प्रयोग किया जाए या फिर अनिर्देशीय विधि का प्रयोग किया जाए। निर्देशन के मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं? देखिए, अगर प्रॉपर नाम लेकर के पूछे कि जॉन्स के अकॉर्डिंग निर्देशन के सिद्धांत बताइए या क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग, तो आप नाम लिख करके निर्देशन के सिद्धांत बताएंगे, नहीं तो सीधा कॉमन लिखना शुरू कर देंगे। जैसे निर्देशन जो है यह समस्त छात्रों के लिए है। इसका सिद्धांत क्या है? निर्देशन के सिद्धांत में पहला सिद्धांत, निर्देशन समस्त छात्रों के लिए है। सभी छात्रों को निर्देशन की आवश्यकता होती है। जीवन के हर चरण में प्रत्येक व्यक्ति को समस्या की अनुभूति तो जरूर ही होती है। विद्यालय में भी प्रायः ऐसी गलत धारणा डेवलप हो जाती है कि निर्देशन की आवश्यकता उन्हीं छात्रों को होती है जो कुसमायोजित होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, सबको होती है। निर्देशन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बूढ़ा, बच्चा, जवान, कोई भी हो, सबको गाइडेंस तो चाहिए। जीवन के हर पग पर, पथ यानी कि हर स्टेप पर हमें गाइडेंस की जरूरत होती है। जैसे अभी पढ़ रहे हैं तो शिक्षा से संबंधित गाइडेंस चाहिए, शादी विवाह हो जाएगा, घर परिवार से संबंधित निर्देशन चाहिए। उसके बाद जब और आगे बढ़ेंगे, जब जॉब लगेगी, उससे संबंधित हम अपने से सीनियर से गाइडेंस लेते चलेंगे। बुढ़े हो जाएंगे तो उस तरीके की गाइडेंस चाहिए हमको, है ना। तो ये सब समस्याएं रहती हैं। निर्देशन छात्र विकास के सभी क्षेत्रों से संबंधित होना चाहिए। गाइडेंस हमें इस तरीके से दें कि व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक, संवेगात्मक हर तरीके का डेवलपमेंट होना चाहिए। स्वनिर्देशन की योग्यता के विकास, किसी को अगर गाइड कर रहे हो तो इस तरीके से गाइड करो कि उसके अंदर सेल्फ गाइडेंस की योग्यता डेवलप हो जाए। ठीक है, चलिए, व्यक्तिगत भिन्नताओं को महत्व देना। देखिए, हर व्यक्ति की योग्यता, क्षमता, रुचि, आवश्यकता सब अलग अलग होती है। जिस व्यक्ति को जिस तरीके की आवश्यकता है, जैसी रुचि है, जैसी योग्यता है, जैसी क्षमता है, उसके हिसाब से उसको गाइड करना चाहिए। आपका जो गाइडेंस है वो लचीलापन होना चाहिए, यानी कि एकदम कठोर नहीं होना चाहिए कि जिसमें कोई बदलाव ना किया जा सके। समय आने पर उस गाइडेंस में कुछ बदलाव किया जा सके। ठीक है, इसलिए लचीलापन बहुत जरूरी है। निर्देशन प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा ही हो, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई भी चला आएगा और आपको ट्रेनिंग जो है गाइडेंस देना शुरू कर देगा। प्रशिक्षण, निर्देशन, गाइडेंस वो दे जो वेल ट्रेंड होना चाहिए। ओके, चलिए आगे बात, ये सिद्धांत हैं तो आप ध्यान में रखेंगे। निर्देशन एवं शिक्षा में संबंध स्पष्ट कीजिए। गाइडेंस और एजुकेशन में क्या रिलेशन है? शिक्षा और निर्देशन का आपस में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। ये दोनों एक सिक्के के दो पहलुओं के समान हैं, शिक्षा और निर्देशन। शिक्षा के किसी भी अर्थ को लेकर हम शिक्षा और निर्देशन को अलग अलग नहीं मान सकते। यदि शिक्षा और निर्देशन के उद्देश्यों, प्रयोजनों को देखा जाए तो दोनों लगभग समान हैं। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है व्यक्ति में निहित क्षमताओं और योग्यताओं की सीमा में उसका सर्वांगीण विकास करना। निर्देशन भी इसी उद्देश्य को लेकर के चलता है। निर्देशन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति की सभी प्रकार की समस्याओं तक निर्देशन का विस्तार है। उसी प्रकार शिक्षा का विस्तार भी व्यक्ति के जीवन समग्र परिधि तक जाता है। बाकर मेहंदी ने शिक्षा और निर्देशन के संबंध में अपनी पुस्तक स्कूलों में निर्देशन के अंतर्गत निर्देशन को शिक्षा की उप प्रक्रिया माना है। उनके अनुसार शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य समस्त शैक्षिक प्रक्रिया को प्रत्येक छात्र की विकासात्मक आवश्यकताओं के साथ संबंधित करना है। अतः जहाँ तक व्यक्ति के विकास का संबंध है, निर्देशन और शिक्षा समान अर्थों में लिए जाते हैं। इन दोनों के उद्देश्य और लक्ष्य समान हैं, परंतु शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग आने वाली विधियां वैसी नहीं होती जैसी निर्देशन में होती हैं। ये भी स्पष्ट है कि सभी प्रकार का निर्देशन शिक्षा है, परंतु सभी प्रकार की शिक्षा निर्देशन नहीं हो सकता। हम किसी को गाइड कर रहे हैं तो उसको एजुकेशन, तो उसको हम शिक्षा ही तो दे रहे हैं, लेकिन हर तरीके की शिक्षा निर्देशन नहीं हो सकती। व्यक्तिगत निर्देशन क्या होता है? व्यक्तिगत निर्देशन से संबंधित समस्याएं कौन कौन सी होती हैं, आइए समझिए। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन के साथ साथ व्यक्तिगत निर्देशन का भी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में विशेष महत्व है।
स्वास्थ्य, परिवार, मानसिक संतुलन, सामाजिक जीवन से संबंधित विभिन्न समस्याओं को व्यक्तिगत निर्देशन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। व्यक्तिगत निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी समस्या को समझकर उसके कारणों का पता लगाता है और समस्याओं का समाधान करके समाज से समायोजन स्थापित करने में मदद दी जाती है। इस प्रकार का निर्देशन प्राप्त व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का समुचित विकास करने में समर्थ हो जाता है और एक संतुलन की अवस्था को प्राप्त करता है। अगर हम डेफिनेशंस की बात करें तो देखिए, सिविक गुड के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, निर्देशन का वह पहलू जो व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत आदतों, मनोवृत्तियों, आंतरिक व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान हेतु सहायता प्रदान करता है, व्यक्तिगत निर्देशन कहलाता है। क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग व्यक्तिगत निर्देशन वो सहायता है जो व्यक्ति को जीवन के समस्त छात्रों में रवैयों और व्यवहार के विकास में श्रेष्ठ सामंजस्य स्थापित करने के लिए दी जाती है। व्यक्तिगत निर्देशन से संबंधित कुछ समस्याएं होती हैं। देखिए, नंबर 1 तो स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास से संबंधित समस्याएं होती हैं, सामाजिक संबंधों से जुड़ी समस्याएं होती हैं, पारिवारिक जीवन एवं पारिवारिक संबंधों से संबंधित समस्याएं होती हैं, संवेगात्मक व्यवहार से संबंधित समस्याएं होती हैं, आर्थिक समस्याएं होती हैं, धर्म, चरित्र, आदर्श, मूल्यों से संबंधित समस्याएं होती हैं, यौन प्रेम विवाह से संबंधित समस्याएं होती हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, इंफॉर्मेशन सर्विस से आप क्या समझते हैं? सूचना सेवाओं के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। शिक्षा का लक्ष्य छात्र का सर्वांगीण विकास करना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विद्यालय में विभिन्न प्रकार की निर्देशन सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इनमें सूचना सेवाएं भी सम्मिलित रहती हैं। सूचना सेवाएं निर्देशन कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। छात्र और निर्देशन दोनों के लिए सूचनाओं की जानकारी होना आवश्यक है। आप किसी को गाइडेंस दे रहे हैं, आपको सूचना होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, है ना। आप कोई छात्र है, उसके लिए भी जो है करंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। यदि निर्देशन कार्य करने वाले व्यक्ति के पास पर्याप्त सूचनाओं की जानकारी नहीं है तो वो कभी भी सफलतापूर्वक निर्देशन कार्यक्रम को संचालित नहीं कर पाएगा। शैक्षिक निर्देशन के लिए पाठ्यक्रमों, शैक्षिक अवसरों, शैक्षिक संस्थाओं, प्रवेश हेतु अपेक्षित योग्यताओं, वित्त व्यवस्था इत्यादि सूचनाएं व्यक्तिगत निर्देशन के लिए व्यक्ति की पारिवारिक सामाजिक परिस्थितियों तथा उसकी विशेषताओं से संबंधित सूचनाएं आवश्यक होती हैं। सूचना सेवा निर्देशन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण कड़ी है। सूचना सेवा के उद्देश्य हैं। सूचना सेवा का उद्देश्य सूचना सेवा के माध्यम से विश्वसनीय एवं शुद्ध सूचनाओं का विवरण रखना है। निर्देशन की प्रक्रिया को वस्तुनिष्ठ तथा वैज्ञानिक बनाने में सहायता प्रदान करना है। सूचना के विभिन्न स्रोतों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करने में छात्रों की सहायता करना है। समस्त सूचनाओं का उनकी प्रकृति के अनुसार वर्गीकृत करने में सहायता प्रदान करना। तत्कालीन, विश्वसनीय एवं शुद्ध सूचनाओं का विवरण रखना जिससे छात्र उनका प्रयोग समुचित रूप से कर सकें। निर्देशनकर्ता तथा छात्रों को एक ही स्थान, समय एवं धन का दुरुपयोग के बिना सूचना उपलब्ध कराना, ये क्या है? ये सूचना सेवाओं के उद्देश्य होते हैं। अगला क्वेश्चन, कोई भी निर्देशन कार्यक्रम अनुवर्ती सेवा, फॉलोअप सर्विस, यहाँ पे अनुवर्ती सेवा का मतलब क्या है? फॉलोअप सर्विस के बिना जीवित नहीं रह सकता। स्पष्ट कीजिए। अनुवर्ती सेवा होती क्या है? पहले तो फॉलोअप सर्विस को समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट, देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। निर्देशन और परामर्श निरंतर चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। अनुवर्ती सेवा निर्देशन कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है। अनुवर्ती सेवा विद्यालय के निर्देशन कार्यक्रम को प्रभावशाली बनाने में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करती है। इसका क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। यह विद्यालय एवं छात्र दोनों के लिए उपयोगी मानी गई है। अनुवर्ती सेवा के अभाव में निर्देशन कार्यक्रम अधूरा है। इस सेवा के आधार पर निर्देशन कार्यक्रम की सार्थकता और वैधता ज्ञात की जाती है। इस सेवा के द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर विद्यालय अपने कार्यक्रम में आवश्यकता के हिसाब से चेंजेस कर सकता है। अनुवर्ती सेवा का अर्थ समझिए। अनुवर्ती सेवा निर्देशन का प्रमुख अंग है। इन सेवाओं का उदय निर्देशन सेवाओं के मूल्यांकन के लिए हुआ है। अनुवर्ती सेवा से तात्पर्य उन सेवाओं से है जो प्रशिक्षण प्राप्त करने, कार्य यानी कि जॉब में लगने के बाद उत्तरोत्तर विकास के लिए प्रदान की जाती है, जिसको ग्रेजुअल डेवलपमेंट कहते हैं। प्रोफेसर एस.के. दुबे के अकॉर्डिंग कहा गया है, अनुगामी सेवाओं का आशय उस प्रक्रिया से है जो निर्देशन सेवाओं के प्रभाव को सामाजिक, शैक्षिक एवं व्यावहारिक रूप में मूल्यांकित करती हैं और व्यवहारगत समस्याओं का समाधान भी प्रस्तुत करती हैं। अनुवर्ती सेवा निर्देशन और परामर्श का मूल्यांकन तथा सुधारात्मक सोपान है, जिसमें स्थानापन्न की अवस्था में छात्र की कार्यकुशलता देखी जाती है। वह रोजगार से संतुष्ट है और प्रभावशाली तरीके से काम कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है। अनुवर्ती सेवा के कुछ उद्देश्य होते हैं। क्या उद्देश्य होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए इसके उद्देश्य को समझिए। एम्स ऑफ फॉलोअप सर्विस।
अनुवर्ती सेवा का मुख्य उद्देश्य छात्रों के व्यक्तिगत समायोजन और आनंदप्रद व्यावसायिक अनुभवों के अर्जन में सहायता प्रदान करना है। अनुवर्ती सेवा के उद्देश्य को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। नंबर 1 तो समायोजन के विषय में ज्ञान होना चाहिए। देखिए, एडजस्टमेंट के लिए अनुवर्ती सेवा, क्या लिखा है यहाँ पे, अनुवर्ती सेवा के माध्यम से परामर्शदाता या शिक्षक अपने छात्र की शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत क्षेत्रों में कहाँ तक समायोजन कर सका है, इसकी जानकारी प्राप्त करना। इसके बाद फॉलोअप सर्विस के द्वारा छात्र को समायोजन स्थापित करने हेतु सहायता प्रदान की जाती है। पूर्व छात्रों से संपर्क, अनुवर्ती सेवा के माध्यम से विद्यालय या प्रशिक्षण संस्थान अपने भूतपूर्व छात्रों से संबंध स्थापित करते हैं। भूतपूर्व छात्रों से संबंध स्थापित करने का उद्देश्य छात्रों को उपयोगी सूचनाएं प्रदान करना है। अवसरों का पता लगाना, अनुवर्ती सेवा के माध्यम से छात्र को शिक्षण व व्यावसायिक क्षेत्रों के विषय में अनेक अवसरों की जानकारी प्रदान की जाती है और साथ ही अन्य कार्य क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त कर छात्रों के लिए उपलब्ध कराई जा सकती है। छात्रों को प्रोत्साहित करना, यदि किसी भी छात्र को समायोजन में परेशानी होती है तो उसके समायोजन में आने वाले कारणों को ज्ञात कर उसकी सहायता करते हैं, है ना, अथवा उसे व्यवसाय परिवर्तन में भी सहायता करते हैं, वो अपना व्यवसाय भी चेंज कर सकता है। विद्यालय छोड़ने की जानकारी प्राप्त करना, आखिर बालक ने विद्यालय छोड़ा क्यों। विद्यालय में बहुत से छात्र पढ़ते हैं, उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो विद्यालय छोड़ देते हैं। समय से पहले छात्र के विद्यालय छोड़ने के कारणों को ज्ञात करना अनुवर्ती सेवा के माध्यम से उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो ये हम समझ रहे थे अनुवर्ती सेवा का उद्देश्य क्या होता है, अनुवर्ती सेवा क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, एक अच्छे परामर्शदाता में कौन कौन से गुणों का होना आवश्यक है। जो एक अच्छा परामर्शदाता होता है उसके अंदर अच्छी आधारभूत बुद्धि होती है। परामर्शदाता में इतना कौशल होना चाहिए कि वह अनुभव के द्वारा अथवा औपचारिक अध्यापन, फॉर्मल टीचिंग के माध्यम से प्राप्त ज्ञान का यथास्थान उपयोग कर सके। समृद्ध सामान्य ज्ञान होना चाहिए। परामर्शदाता के लिए अपने आसपास के सांस्कृतिक एवं आर्थिक जगत का सामान्य ज्ञान पर्याप्त मात्रा में अपेक्षित है। विशेष रूप से व्यावसायिक जगत की उसको विशेष जानकारी होनी चाहिए। गहरी विशिष्ट जानकारी, व्यवसाय का क्षेत्र परामर्शदाता का विशेष क्षेत्र है। परामर्शदाता को व्यवसाय संबंधी जानकारी विशेषता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। उसे केवल भविष्य में उत्पन्न होने वाले रोजगारों की संभावनाओं का ज्ञान ही नहीं होना चाहिए, बल्कि ये भी पता हो कि उसके लिए कौन सी योग्यताएं और प्रशिक्षण जरूरी हैं। उसे व्यक्तियों के स्वभाव, उनकी मनोवैज्ञानिक कमजोरियों और संस्कारों के संबंध में गहरी जानकारी प्राप्त करनी होती है। विशेष कौशल, स्पेशल स्किल्स, परामर्शदाता को कुछ विशेष तकनीकों के प्रयोगों में कुशल होना चाहिए। ये तकनीक जैसे परीक्षण हो गया, परीक्षण की तकनीक है, साक्षात्कार की तकनीक है ना, और नियोजन हो गया। इन तकनीकों के अतिरिक्त उसे व्यावसायिक सूचनाएं भी पता होनी चाहिए। विशेष व्यक्तिगत गुण उसके अंदर होने चाहिए। वो निष्ठावान हो, उत्साही हो, संवेदनशील हो, संतुलित, है ना, उसका व्यक्तित्व संतुलित होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, सहिष्णुता उसके अंदर होनी चाहिए। ये सब चीज़ें जो है एक अच्छे परामर्शदाता में चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, परामर्श के उद्देश्यों को समझ लेते हैं फटाफट से। नंबर 1, परामर्श का उद्देश्य क्या होता है। परामर्श का उद्देश्य देखिए, सबने अपना अलग अलग बताया है, अलग अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये है, व्यक्ति को अपनी समस्याओं के स्वयं समाधान की योजना बनाने में सहायता देना, व्यक्ति को खुद से संबंधित तथ्यों की व्याख्या करने में सहायता प्रदान करना, व्यक्ति को अपनी योजनाओं को पूरा करने की दिशा में कार्य प्रारंभ करने में सहायता करना, व्यक्ति की शैक्षिक, व्यावसायिक, व्यक्तिगत समस्याओं को समझने में सहायता देना, व्यक्ति को अपनी योजनाओं में आवश्यक फेरबदल करने में सहायता देना परामर्श का उद्देश्य है। क्योंकि व्यक्ति को खुद के विकास से संबंधित उद्देश्यों को प्राप्त करने में हेल्प करना, व्यक्ति को अपने समाज में उचित समझे जाने वाले ज्ञान, दृष्टिकोण और कुशलताओं को प्राप्त करने में सहायता करना, और पारिवारिक जीवन, व्यवसाय, नागरिकता से संबंधित क्षेत्रों में व्यक्ति अच्छा कर पाए, इसमें परामर्श काम आता है। यही परामर्श का उद्देश्य है। थर्ड गैरविच कहते हैं, परामर्श का उद्देश्य छात्रों को अपनी समस्याओं का समाधान करने में इस प्रकार सहायता देने के अवसर प्रदान करना है जिससे कि किसी प्रकार की सहायता के बिना समस्याओं का समाधान करने की उनकी योग्यता का विकास हो जाए। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि परामर्श प्रार्थी द्वारा अपनी क्षमताओं, अभिप्रेरकों और आत्म दृष्टिकोणों को यथार्थ स्वीकृति है। परामर्श प्रार्थी के द्वारा सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक परिवेश के साथ तर्कसंगत सामंजस्य की प्राप्ति है। व्यक्तिगत भिन्नताओं की समाज के द्वारा स्वीकृति तथा समुदाय, रोजगार एवं वैवाहिक संबंधी के क्षेत्र में उनका निहितार्थ, यही तो जरूरी है, ठीक है, इसीलिए परामर्श दिया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है, साक्षात्कार प्रविधि से आप क्या समझते हैं, इसके कितने प्रकार हैं। साक्षात्कार प्रविधि का अर्थ क्या है।
दो व्यक्तियों का किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपसी वार्तालाप साक्षात्कार कहलाता है, यानी कि इंटरव्यू। सूचना देने वाला तथा सूचना लेने वाला दोनों ही किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए वार्तालाप करते हैं। प्रोफेसर मानेंद्र नाथ बसु के अकॉर्डिंग एक साक्षात्कार को कुछ विषयों को लेकर व्यक्तियों के आमने सामने का मिलन कहा जा सकता है। साक्षात्कार प्रवृत्ति के प्रकार, एक देखिए, कार्य या उद्देश्य के आधार पर साक्षात्कार प्रवृत्ति के मुख्य प्रकार हैं। जैसे इसमें पहला हो गया आपका चयनात्मक साक्षात्कार। जब साक्षात्कार का प्रयोग किसी भी जीविका में नवीन नियुक्ति के लिए चयन के लिए किया जाता है तो इस प्रकार के साक्षात्कार को चयनात्मक साक्षात्कार कहा जाता है। शोध साक्षात्कार क्या होता है? इस साक्षात्कार में किसी विषय पर विभिन्न व्यक्तियों के विचारों को जानने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए साक्षात्कारकर्ता कुछ तथ्यों को निश्चित कर लेता है और उन्हीं से संबंधित तथ्यों का आकलन भी करता है। निदानात्मक साक्षात्कार, इस प्रकार के साक्षात्कार के माध्यम से साक्षात्कारकर्ता बालक या किसी व्यक्ति की समस्या के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है। किसी विद्यालय में शिक्षक द्वारा छात्रों के किसी विशेष समस्या के विषय में सूचना एकत्रित करने के लिए प्रयुक्त साक्षात्कार इस प्रकार का उदाहरण माना गया है। उपचारात्मक साक्षात्कार, निदानात्मक साक्षात्कार के बाद जब किसी छात्र की समस्या तथा उसके विषय में सूचना एकत्रित कर ली जाती हैं तो उपचारात्मक साक्षात्कार में व्यक्ति में इस प्रकार का वार्तालाप किया जाता है कि उसको अपनी चिंताओं और समस्याओं से मुक्त किया जा सके और तथ्य समायोजन सही प्रकार से हो सके। तथ्य संकलन साक्षात्कार, इस साक्षात्कार में व्यक्ति या व्यक्तियों के समुदाय से मिलकर तथ्य संकलित किए जाते हैं। शिक्षक इसी साक्षात्कार के द्वारा छात्रों के संबंध में तथ्य एकत्रित करते हैं और तथ्य संकलन साक्षात्कार शारीरिक रूप से अवलोकन भी करता है। ये हम समझ रहे थे यहाँ पे कि साक्षात्कार की प्रविधियाँ कौन कौन सी होती हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निर्देशन की निम्नलिखित तकनीकों के विषय में अपने शब्दों में विवरण दीजिए। अवलोकन विधि क्या होती है, साक्षात्कार विधि क्या होती है, समाजमिति क्या होती है। आइए सबको समझते हैं। पहले हम समझते हैं अवलोकन क्या होता है, जिसको हम ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं, परीक्षण भी कहते हैं। गुड के अकॉर्डिंग अवलोकन का उपयुक्त परिस्थितियों में व्यक्ति के प्रकट व्यवहार से संबंध होता है। प्रेक्षण विधि को अवलोकन विधि भी कहते हैं। अवलोकन किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन है। अवलोकन या प्रेक्षण द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यवहारों एवं क्रियाओं का विवरण प्राप्त किया जाता है। इस विधि द्वारा व्यक्ति की प्रतिदिन की क्रियाओं एवं व्यवहारों का निश्चित समय समय पर विवरण इकट्ठा किया जाता है। अवलोकन विधि न केवल एक व्यक्ति के अध्ययन में बल्कि व्यक्तियों के समूह के अध्ययन में भी लाभकारी होती है। अवलोकन विधि बहुत पुरानी विधि है। प्राचीन काल में मानव द्वारा अवलोकन विधि यानी कि दूसरों को ऑब्जर्व करके ही उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ, किसका कैसा व्यवहार है, चिकित्सक जो होता था वो भी रोगी का निरंतर अवलोकन करता था, जिससे समस्याएं खत्म होती थी। अब शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्रों में भी अवलोकन विधि का प्रयोग हो रहा है। ठीक है। साक्षात्कार विधि क्या कहती है? साक्षात्कार एक आत्मनिष्ठ विधि है और जिसके द्वारा होता क्या है, जिसके द्वारा व्यक्ति की समस्याओं तथा गुणों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। साक्षात्कार निर्देशन कार्य विधि का एक आवश्यक अंग है जिसे परामर्श प्रक्रिया का हृदय माना जाता है। विद्यालयों में छात्रों के समक्ष अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इन समस्याओं के समझने तथा उनके समाधान में छात्रों को सहायता करने के लिए साक्षात्कार एक महत्वपूर्ण प्रविधि है। बिंघम और मूल के अनुसार साक्षात्कार वह गंभीर वार्तालाप है जिसका एक निश्चित उद्देश्य होता है, न कि केवल संतोष के लिए बातचीत। पोलिंग यंग साक्षात्कार वह क्रमबद्ध विधि है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपेक्षाकृत अजनबी व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करता है। गुड और हैट किसी उद्देश्य से किया गया गंभीर वार्तालाप ही साक्षात्कार कहा गया है। समाजमिति विधि क्या होती है? समाजमिति द्वारा व्यक्तियों के पारस्परिक सामाजिक संबंधों का पता लगाया जाता है। मनुष्य को सामाजिक प्राणी माना गया है। व्यक्ति के समाज में अन्य व्यक्तियों के साथ रहना पड़ता है। सामाजिक वातावरण का बहुत महत्व होता है क्योंकि सामाजिक वातावरण में व्यक्ति को रहकर समायोजन करना पड़ता है और दूसरे व्यक्तियों के साथ मधुर संबंध विकसित करने होते हैं। सामाजिक वातावरण में ये आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति को अन्य सभी व्यक्ति चाहते ही हों। ये भी संभव है कि एक परिस्थिति में एक व्यक्ति को अन्य सभी व्यक्ति पसंद करते हैं और दूसरी कंडीशन में उसको पसंद नहीं भी किया जा सकता है। समाजमिति एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी व्यक्ति का समाज में क्या स्थान है।
JW बेस्ट के अकॉर्डिंग समाजमिति एक समूह के सदस्यों में सामाजिक संबंधों का वर्णन करने की एक प्रवृत्ति है। ओके। और ब्रेनर के अकॉर्डिंग समाजमिति सामाजिक स्तर, संरचना और विकास को समूहों के सदस्यों के बीच स्वीकृति और अस्वीकृति की सीमा के माध्यम से मापकर मालूम करने, वर्णन करने और मूल्यांकन करने की एक विधि मानी गई है। इस विधि से ज्ञात होता है कि कौन सा विद्यार्थी या व्यक्ति अपने समूह में अपना स्थान नहीं बना पाया। ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति या विद्यार्थी की सामाजिकता की भावना को डेवलप किया जा सकता है और उसे इस योग्य बनाया जा सके कि वह अन्य लोगों से दोस्ती कर सके। आगे बढ़ेंगे। शिक्षक के परामर्श संबंधी कार्यों का वर्णन कीजिए। शिक्षक के परामर्श संबंधी क्या कार्य होते हैं? एक अध्यापक छात्रों के निकट संपर्क में रहता है। वह विविध यानी कि अनेक परिस्थितियों में छात्रों को समझ पाने में समर्थ होता है। शिक्षक को विद्यार्थियों की आवश्यकता का अच्छा ज्ञान होता है, जिससे वो कुछ परामर्श संबंधी काम कर सकता है, क्योंकि एक टीचर को पूरी जानकारी होती है बालक के लिए, तो वो उन्हें अच्छी सलाह दे सकता है। शिक्षक परामर्श संबंधी काम कर सकता है। छात्रों की आवश्यकता और परेशानियों से संबंधित तथ्यों को एकत्रित करने में सहायता करना, परामर्श कार्य के लिए आवश्यक परीक्षणों के प्रशासन में परामर्शदाता की सहायता करना, कुसमयोजित विद्यार्थियों के विषय में जानकारी एकत्र करके परामर्शदाता के पास भेजना, मंद गति से अधिगम करने वाले विद्यार्थियों को उचित परामर्श देना और अपने विषय को विभिन्न व्यवसायों से जोड़ना, अर्थात अंतर विषय दृष्टिकोण को अपनाना। यहाँ पे एक टीचर जो है वो परामर्श संबंधी काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है निर्देशन के महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन कौन से होते हैं? देखिए, निर्देशन का सामान्य उद्देश्य है व्यक्ति में अपने आप को सही तौर पर जानना और समझना। इसका उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता, रुचि और अवसर के अनुकूल चुनाव करने में सहायता देना है। किसका काम है? निर्देशन का ये उद्देश्य है। ठीक है। और यहाँ पे निर्देशन संबंधी जो उद्देश्य हैं, इसका क्या मतलब है? निर्देशन से संबंधित महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन कौन से हैं, समझिए। निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, भावात्मक एवं सामाजिक उन्नति में सहायता करना है, जिससे वो अपने को वातावरण के साथ एडजस्ट कर सके। व्यक्ति के सामने उपस्थित समस्याओं के समाधान में सहायक होना, जिससे वह तथ्यों को सही ढंग से समझ सके और विवेकपूर्ण चुनाव तथा अनुकूलन कर सके। निर्देशन का लक्ष्य व्यक्ति को अपने योग्यता के अनुकूल शैक्षिक एवं व्यावसायिक ज्ञान देना है, अर्थात उपयुक्त व्यक्ति के द्वारा व्यवसाय का चुनाव करने में सहायता देना है। निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति का आत्मनिर्देशन करना है, सेल्फ गाइडेंस। निर्देशन के द्वारा व्यक्ति को अपनी क्षमता, रुचि और आवश्यकता का आत्मज्ञान मिलता है। इसी के माध्यम से व्यक्ति अपनी छिपी हुई क्षमता, गुणों और प्रतिभा को पहचान करके आत्मविकास और वृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन कहता है निर्देशन की आवश्यकता से आप क्या समझते हैं? देखिए, निर्देशन की आवश्यकता क्या है? आधुनिक समय में मानव जीवन में बड़ी तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। आज के बदलते हुए युग के परिणामस्वरूप जीवन के मूल्यों, मापदंडों और आवश्यकताओं आदि में तीव्रता से परिवर्तन होते रहते हैं। तो जैसा कि आज के इस युग में क्या है कि व्यक्तिगत, सामाजिक, शैक्षिक, व्यावसायिक हर क्षेत्र में समस्याएं देखने को मिल रही हैं, तो हर क्षेत्र में निर्देशन की आवश्यकता भी है। सामाजिक दृष्टिकोण से निर्देशन की क्या आवश्यकता है? सामाजिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता यह है कि स्त्रियों के लिए रोजगार की आवश्यकता है। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे हम? महिलाओं की सामाजिक एवं पारिवारिक स्थिति में अनेक परिवर्तन हुए हैं। पहले की अपेक्षा आज के युग में स्त्रियां बहुत आगे जा चुकी हैं। उन्होंने इस मान्यता को गलत साबित कर दिया कि स्त्रियां केवल घर के काम एवं शिक्षण कार्य में अच्छा कर सकती हैं। स्त्रियों के लिए रोजगार एवं घरेलू जिम्मेदारियों के मध्य संतुलन स्थापित करते हुए रोजगार एवं सेवाओं की व्यवस्था में निर्देशन महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन, प्राचीन मूल्यों एवं नवीन मूल्यों के मध्य सामंजस्य स्थापित करके किस प्रकार समाज के साथ समायोजन किया जाए और किस प्रकार जीवन व्यतीत किया जाए, इसलिए सामाजिक परिवर्तन की भूमिका में छात्रों के लिए उचित निर्देशन की आवश्यकता है। उचित नियोजन की आवश्यकता, समाज में वर्तमान के बदलते परिवेश को ध्यान में रख करके समाज के स्थायित्व एवं उन्नति के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता, योग्यता और रुचि के अकॉर्डिंग व्यक्ति को शांति प्रदान करने वाला कार्य प्राप्त हो सके। निर्देशन के माध्यम से व्यक्ति को शैक्षिक एवं औद्योगिक संस्थाओं और सरकारी परियोजनाओं में सामंजस्य स्थापित करके नियोजित ढंग से काम करने का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। मानवीय क्षमता का समुचित उपयोग एवं उसका संरक्षण करना, वर्तमान समय में निर्देशन सेवाओं के उचित संयोजन से मानवीय क्षमता एवं व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों का
समुचित विकास किया जा सकता है। जब व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होगा तो वह समाज की उन्नति में अपेक्षाकृत अधिक अच्छे ढंग से अपना योगदान दे सकता है। छात्र निर्देशन के अभाव में अपने लिए उचित पाठ्यक्रम का चयन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण मानवीय शक्तियों का ह्रास होता है। इन समस्याओं को रोकने के लिए समुचित निर्देशन सेवाओं की भी आवश्यकता होती है। धार्मिक और नैतिक मूल्यों में परिवर्तन। प्राचीन काल में धार्मिक और नैतिक मूल्यों का महत्वपूर्ण स्थान होता था। वर्तमान में समाज में धार्मिक और नैतिक मूल्यों में काफ़ी परिवर्तन हुए हैं। नैतिक और धार्मिक मूल्यों पर सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक परिवर्तनों का विशेष प्रभाव पड़ा है। नवयुवकों को नैतिक और अनैतिक द्वंद्व से बचाने के लिए निर्देशन की परम आवश्यकता है। यहाँ पे समझेंगे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से निर्देशन की क्या आवश्यकता है। देखिए, किसी भी व्यक्ति के विकास में उसके वातावरण, समाज और परिवार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति का व्यक्तित्व उसकी आनुवंशिकता पर डिपेंड करता है। जो गुण उसको उसके पेरेंट्स से मिले हैं, वह जिस परिवेश में रहता है तब उसमें परिवर्तन होता है और तो व्यक्ति के विकास में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, इसमें यह है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुरूप शिक्षा, जो व्यक्ति जैसा है, जितनी उसकी योग्यता क्षमता, उसके हिसाब से उसको शिक्षा दी जाए। व्यक्ति की भावात्मक जो समस्याएं होती हैं, प्रत्येक व्यक्ति की भावात्मक समस्याएं अलग अलग होती हैं। अधिकतर बच्चे परिवार में भावात्मक समायोजन की समस्या का अनुभव करते हैं। व्यक्ति के व्यवहार में समुचित भावात्मक स्थिरता लाने में निर्देशनकर्ताओं से सहयोग दे सकता है। बाल अपराध का निदान एवं उपचार करना। वर्तमान समय के समाज के बदलते परिवेश में भाग दौड़ की जिंदगी में माता पिता अपने बच्चों पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाते। बच्चा अपने समाज के साथ समायोजन स्थापित नहीं कर पाता है और धीरे धीरे वो अपने आप में कुंठित होने लगता है तथा निराशाग्रस्त हो जाता है। फिर वो धीरे धीरे अपराध की ओर अपने कदम बढ़ाना शुरू कर देता है। विद्यालय स्तर तथा पारिवारिक स्तर पर बालकों को निर्देशन प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे कि वे अपराध की ओर अग्रसित न हो सकें। निर्देशन के माध्यम से उचित उपचार करके उसमें अपेक्षित सुधार भी किया जा सकता है। व्यक्ति को संतोष प्रदान करने के लिए समाज में समुचित समायोजन की आवश्यकता होती है। विद्यालय में प्रारंभ से निर्देशन प्रदान करने के लिए उचित कार्यकर्ताओं यानी विशेषज्ञों की नियुक्ति की जानी चाहिए, ताकि छात्र को उचित मार्गदर्शन मिल सके। ठीक है, और मिल सके जिससे कि वो अपनी योग्यता, क्षमता, रुचि के आधार पर व्यवसाय का चुनाव कर सके, जिसके द्वारा उसे संतोष प्राप्त होगा और वह समाज में समुचित रूप से अपने आप को समायोजित करने में भी सफल हो पाएगा। संवेगात्मक संतुलन को बनाए रखना। संवेगात्मक संतुलन का प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में विशेष महत्व होता है। निर्देशन प्रदान करके बालकों की समस्याओं को हल किया जा सकता है और उनके उचित मार्गदर्शन भी उनको प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमने समझा कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से निर्देशन की क्या आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन कहता है राजनीतिक दृष्टिकोण से निर्देशन की क्या आवश्यकता होती है। अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो बालकों के अंदर अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास करना, इसलिए हम उसको गाइड कर सकते हैं कि बालक के अंदर अंतर्राष्ट्रीय भावना का डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, देश की रक्षा हेतु आवश्यकता है। व्यक्ति के अंदर देश प्रेम की भावना है ना, देशभक्ति की भावना जागृत हो सके, इसलिए गाइडेंस हम उसको दे सकते हैं। धर्मनिरपेक्षता, यानी कि भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ सभी धर्मों को समान रूप से मान्यता प्राप्त है। ऐसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में अन्य धर्मावलंबियों के प्रति आचरण निश्चित करने में निर्देशन सहायक होता है। प्रजातंत्र की रक्षा हेतु आवश्यकता है। भारत इस समय विश्व के प्रजातंत्र देशों में सबसे बड़ा देश है। यदि भारत में प्रजातंत्र खतरे में पड़ जाता है तो ये समझना चाहिए कि संपूर्ण विश्व का प्रजातंत्र खतरे में पड़ गया है। अतः हमें अपने प्रजातंत्र की रक्षा करनी चाहिए। हमें अपनी बुद्धि और विवेक से उचित प्रतिनिधियों का चयन करने की आवश्यकता है। अपने कर्तव्य और अधिकारों के ज्ञान, उचित प्रतिनिधियों का चयन, देश के प्रति हमारे दायित्व आदि की दृष्टि से भी निर्देशन की आवश्यकता बढ़ जाती है। बच्चों के अंदर राष्ट्रीय एकता की भावना के विकास की आवश्यकता है कि बालकों के अंदर क्या हो, नागरिकों के अंदर राष्ट्रीय अखंडता, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय जागृति की भावना का विकास भी बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन कहता है व्यावसायिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता है। अगर व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आवश्यक। जब व्यक्ति को उसके अनुसार, रुचि के अनुसार व्यवसाय मिलेगा तो वो सेटिस्फाई होगा और स्वस्थ रहेगा। ठीक है, मानसिक शांति का वो अनुभव करेगा, उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। और यदि उसको अरुचिकर व्यवसाय मिल गया है जिसमें उसको इंटरेस्ट नहीं है तो उसका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जाएगा, क्योंकि वो उसको सेटिस्फैक्शन नहीं है। मानव प्रतिभाओं की खोज। समाज व्यक्तिगत भिन्नताओं से ओतप्रोत है। प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अंदर एक से अधिक शक्तियाँ अंतर्निहित होती हैं।
इन शक्तियों के कारण ही वे मानव जाति की महान सेवाएं कर पाए हैं। व्यावसायिक निर्देशन के माध्यम से ही व्यक्ति के अंदर छिपी हुई प्रतिभाओं को ज्ञात किया जा सकता है। व्यक्ति अपनी प्रतिभा को विविध प्रकार के कार्यों में लगाकर लोगों के हित के लिए काम करता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं की दृष्टि से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपनी योग्यता, क्षमता, बौद्धिक स्तर, रुचि एवं अभिरुचि के आधार पर समान नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ अलग शक्तियाँ अंतर्निहित होती हैं। निर्देशन के माध्यम से ही व्यक्तिगत भिन्नता के संदर्भ में विविध माध्यमों से पर्याप्त सूचना एकत्रित की जा सकती है। पारिवारिक एवं व्यावसायिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करने की दृष्टि से आजकल के समाज में परिवार में समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। व्यवसाय भी हजारों हो गए हैं। ठीक है, तो परिवार और व्यवसाय को साथ में लेकर के चलने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो भी निर्देशन परम आवश्यक है। मानवीय क्षमताओं का वांछित उपयोग करना। कुछ व्यक्ति मंदबुद्धि होते हैं, कुछ पिछड़े होते हैं, कुछ प्रतिभाशाली होते हैं। जो प्रतिभाशाली हैं वो अपने हिसाब से व्यवसाय चुने, मंदबुद्धि हैं तो उनको किस तरीके का व्यवसाय दिया जाए, या जो पिछड़े हैं उनको किस तरीके का व्यवसाय दिया जाए ताकि वो अच्छा कर पाएँ। इसलिए यहाँ पे व्यवसायिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता है। शैक्षिक दृष्टिकोण से निर्देशन की क्या आवश्यकता है? अगर शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्यक्ति को निर्देशन की आवश्यकता किसी न किसी रूप से में बचपन से लेकर जीवन पर्यंत बनी रहती है। व्यक्ति के विकास से संबंधित सभी प्रक्रियाओं में शिक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षा ही एकमात्र ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति एवं समाज के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन संभव है। शिक्षा के द्वारा ही किसी देश अथवा राष्ट्र के नागरिकों में वांछित परिवर्तन करके उस देश अथवा राष्ट्र को प्रगति की ओर अग्रसित किया जा सकता है। शैक्षिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर बल। शिक्षा आयोग ने कहा है कि भारत का आधुनिकीकरण करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर बल दिया जाए। वर्तमान समय में आधुनिकीकरण के मुख्य आधार विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी है, जिसके कारण ही चीन और अमेरिका विकसित देशों की श्रेणी में है। सरकार ने ही ये मान्यता प्रदान की है कि माध्यमिक एवं उच्च स्तरों पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा विस्तृत हो रही है। छात्रों को उनकी रुचि, योग्यता एवं क्षमता के अकॉर्डिंग उन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे की ओर अग्रसित होने के लिए निर्देशन प्रदान किया जाएगा। व्यक्तिगत भिन्नता के अनुरूप शिक्षा का विकास। व्यक्तिगत भिन्नता से तात्पर्य है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से योग्यता, क्षमता, रुचि इत्यादि से समान नहीं होता है। तो सभी व्यक्ति की योग्यता, क्षमता और रुचियाँ अलग अलग होती हैं। शिक्षक उसी अनुरूप उन्हें शिक्षा प्रदान करता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ये अत्यंत आवश्यक है कि छात्रों को व्यक्तिगत भिन्नता के अनुरूप ही शिक्षा दी जाए। व्यावसायीकरण पर बल। आज वर्तमान समय में समाज में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी और गंभीर समस्या है, जिसका कारण है छात्रों को पर्याप्त निर्देशन का अभाव होना। विद्यालय स्तर पर छात्र को उसकी रुचि, योग्यता, क्षमता के अनुसार उसे व्यवसाय के चयन हेतु निर्देशित किया जाना भी जरूरी है। ठीक है, दूसरा है सार्थक पाठ्यक्रम का चयन करना। भाई शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये है कि बालक ऐसा पाठ्यक्रम चुने जिससे कि वो भविष्य में सफल हो पाए। अपव्यय और अवरोधन। अपव्यय का मतलब होता है वांछित स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने से पहले ही विद्यालय छोड़ देना। अवरोधन का मतलब होता है छात्र का एक ही कक्षा में कई वर्ष तक अनुत्तीर्ण होते रहना। ये अपव्यय और अवरोधन है। इसकी समस्या खत्म हो इसलिए जो है शैक्षिक निर्देशन जरूरी है। अगला क्वेश्चन कहता है निर्देशन और शिक्षा में कौन कौन से मुख्य अंतर होते हैं। देखिए शिक्षा क्या है? शिक्षा एक विस्तृत शब्द है। निर्देशन उसका एकमात्र भाग है, पार्ट है। सभी प्रकार का निर्देशन शिक्षा है, परंतु सभी प्रकार की शिक्षा निर्देशन नहीं हो सकती। शिक्षा के अंतर्गत समाज की आवश्यकताओं पर अधिक बल दिया जाता है, परंतु निर्देशन की प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर अधिक बल दिया जाता है। शिक्षा के अंतर्गत निर्देशों को महत्वपूर्ण माना जाता है, परंतु प्रत्येक निर्देश को शिक्षा नहीं कहा जा सकता, प्रत्येक निर्देशन को शिक्षा नहीं कहा जा सकता। वास्तव में माना जाता है कि निर्देशन में निर्देश बिल्कुल नहीं दिए जाते। जोन्स का मत है निर्देशन विशिष्ट प्रकार की सेवा नहीं जो केवल विद्यालय के कार्यों से संबंधित हो। ये ऐसी सेवा है जिसका उपयोग किसी भी शिक्षण की परिस्थिति में किया जा सकता है। शिक्षा के अंतर्गत मजबूरी का कुछ तत्व मिल सकता है, परंतु निर्देशन के अंतर्गत व्यक्ति का सहयोग प्राप्त करके उसको सहायता प्रदान की जाती है। वास्तव में निर्देशन शिक्षा दर्शन की एक उपज मानी गई है। तो यह हमारा निर्देशन और शिक्षा में अंतर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कहता है सूचना सेवा की विधियों का उल्लेख कीजिए। सूचना सेवा समझिए। सूचना सेवा की विधि वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक होती है। सूचना सेवा की मुख्य कार्य नई नई सूचनाओं का शुद्ध और विश्वसनीय ढंग से एकत्रीकरण और वर्गीकरण करना होता है। सूचना सेवाओं के वर्गीकरण के बाद
सूचनाओं का विवेचन और प्रस्तुतिकरण होता है। सूचना सेवा जितनी अधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ होगी उतनी ही अधिक सफलता को प्राप्त करने में सहायक होगी। सूचना सेवा की विधियों को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक तो सूचनाओं का एकत्रीकरण हो गया। सूचनाओं का एकत्रीकरण यानी कि कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। सूचनाओं का एकत्रीकरण के अंतर्गत व्यावसायिक एवं शैक्षिक संस्थाओं से संपर्क स्थापित करके आवश्यक सूचनाओं का एकत्रीकरण किया जाता है और एकत्रीकरण के बाद इन सूचनाओं को आवश्यकता के हिसाब से वर्गीकृत कर लिया जाता है। पहले कलेक्ट करना, फिर उनको अलग अलग कर लेना। सूचनाओं का प्रदर्शन। सूचनाओं के प्रदर्शन के अंतर्गत हम सूचनाओं को विभिन्न माध्यमों जैसे कंप्यूटर, वीडियो इत्यादि प्रकाशित अथवा अंकित सामग्रियों के रूप में प्रदर्शित करने के लिए रखा जाता है। इन सूचनाओं को वाचनालय, पुस्तकालय इत्यादि के माध्यम से भी प्रदर्शित किया जाता है। सूचनाओं का संक्रमण एवं मूल्यांकन। सूचना संक्रमण के अंतर्गत आधुनिक संप्रेषण तकनीकी के प्रयोग द्वारा सूचनाओं को छात्रों तथा निर्देशनकर्ताओं तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाती है और सूचनाओं की मूल्यांकन करने की क्षमता का विकास करने के लिए समुचित प्रशिक्षण, कार्यशालाओं, गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को निष्पक्ष भाव से सूचनाओं में निहित अर्थ को समझने में सहायता करना है। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, परामर्शी और उपचारात्मक सेवा का परिचय दीजिए। इस सेवा के उद्देश्य और विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। परामर्शी। परामर्श शब्द अंग्रेजी के शब्द काउंसलिंग का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है सलाह तथा सुझाव लेना या देना। परामर्श सेवा को किसी भी निर्देशन कार्यक्रम का हृदय कहा जा सकता है। परामर्श क्या है? एक प्रक्रिया है जो सेवार्थी को अपने निर्णय स्वयं लेने के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण विधियों का उपयोग करके सहायता प्रदान करता है, जिससे सेवार्थी अपने नवीन ज्ञान के उपयोग से निर्णय ले सकता है। मायर्स के अकॉर्डिंग परामर्श से अभिप्राय दो व्यक्तियों के मध्य संबंध है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक विशेष प्रकार की सहायता करता है। परामर्श सेवा के कुछ उद्देश्य होते हैं: स्वात्मीकरण, मानसिक स्वास्थ्य, आत्मसिद्धि, व्यक्ति के संसाधन का संवर्धन, प्रकार्यात्मक दृष्टि से संपूर्ण व्यक्ति का विकास सहज बनाना। ये परामर्श सेवा के उद्देश्य होते हैं। परामर्श सेवा की विशेषताएं क्या होती हैं? परामर्श की प्रक्रिया निर्देशीय अधिक होती है। परामर्श की सफलता प्रशिक्षित परामर्शदाता पर निर्भर करती है। परामर्श के अंतर्गत परामर्श देने वाले और लेने वाले के बीच साक्षात्कार होता है। परामर्श छात्रों के लिए उद्देश्यपूर्ण अधिगम होता है। परामर्श की सफलता के लिए नेतृत्व और स्कूल प्रशासक का समर्थन भी जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन, निर्देशन की प्रकृति क्या होती है? देखिए, निर्देशन की प्रकृति में क्या है? निर्देशन एक सतत प्रक्रिया यानी कि निरंतर चलने वाली है। निर्देशन अपने आप में ही शिक्षा है। इससे व्यक्तिगत सहायता होती है। इसका क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। आत्मनिर्देशन की योग्यता का विकास हो जाता है, यानी कि व्यक्ति इसमें सेल्फ डेवलपमेंट कर सकता है। शैक्षिक निर्देशन का मतलब क्या होता है? शिक्षा से संबंधित निर्देशन। ओके, इसको समझ लेते हैं थोड़ा। शैक्षिक निर्देशन पढ़ लेते हैं। देखिए, विद्यार्थियों के स्वाभाविक एवं समुचित विकास हेतु शिक्षा का विशेष महत्व है, परंतु शिक्षा के द्वारा वांछित विकास की दिशा में अग्रसरण केवल तभी संभव है जब प्रत्येक बालक को अपनी व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुरूप विकास का अवसर प्राप्त हो। साथ ही विकास की प्रक्रिया सतत रूप से संचालित होती रहे। इसके लिए विभिन्न प्रकार की शैक्षिक समस्याओं का समाधान भी आवश्यक है। निर्देशन का यही कार्य है। ठीक है। शिक्षा के सहगामी अंश के रूप में विद्यार्थी के समक्ष उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए उसे सक्षम बनाने और उसकी रुचि, स्तर, योग्यता आदि के अनुरूप शिक्षण अधिगम की परिस्थितियों का चयन करने में निर्देशन सहायक है। जोन्स के अकॉर्डिंग शैक्षिक निर्देशन का वह व्यक्तिगत सहायता है जो छात्रों को इसलिए प्रदान की जाती है कि वे अपने लिए उपयुक्त विद्यालय पाठ्यक्रम, पाठ्य विषय और पाठ्यातिरिक्त क्रियाओं का चयन कर सकें और उनमें समायोजित हो सकें। क्वेश्चन कहता है व्यक्तिगत निर्देशन किसे कहते हैं? व्यक्तिगत, शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन के साथ साथ व्यक्तिगत निर्देशन का भी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में विशेष महत्व है। स्वास्थ्य, परिवार, मानसिक संतुलन, सामाजिक जीवन से संबंधित विभिन्न समस्याओं को व्यक्तिगत निर्देशन के अंतर्गत इंक्लूड किया जाता है। व्यक्तिगत निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी समस्या को समझ करके उसके कारणों का पता लगाता है और समस्याओं का समाधान करके समाज से समायोजन स्थापित करने में मदद भी दी जाती है। इस प्रकार का निर्देशन प्राप्त व्यक्ति जो होता है वो अपने व्यक्तित्व का समुचित विकास करने में समर्थ होता है और एक संतुलन की अवस्था भी प्राप्त करता है। सीवी गुड के अकॉर्डिंग निर्देशन का वह पहलू जो व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत आदतों, मनोवृत्तियों और आंतरिक व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान हेतु सहायता प्रदान करता है, व्यक्तिगत निर्देशन कहलाता है। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि व्यक्तिगत निर्देशन वो सहायता है जो व्यक्ति को
जीवन के समस्त क्षेत्रों में रवैयों और व्यवहार के विकास में श्रेष्ठ सामंजस्य स्थापित करने के लिए दी जाती है। व्यावसायिक निर्देशन क्या है? संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य और व्यवसाय हैं। सभी प्रकार के व्यक्ति सभी काम को नहीं कर सकते। सही व्यक्ति सही काम को चुन करके उसमें सफल हो सके, इसीलिए व्यवसाय से संबंधित निर्देशन दिया जाता है। ठीक है। व्यावसायिक निर्देशन व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों एवं प्रशिक्षण के द्वारा अर्जित क्षमताओं को व्यवस्थित करके किसी भी व्यवसाय को अपनाने में दी जाने वाली एक प्रकार की सहायता है। रॉबर्ट्स के अकॉर्डिंग व्यावसायिक निर्देशन का संबंध उन समस्याओं और विधियों से है जो किसी व्यवसाय को चुनने और उसमें समायोजित होने में निहित होती हैं। मॉयर्स के अकॉर्डिंग व्यावसायिक निर्देशन व्यक्ति को अपने व्यवसाय से संबंधित कुछ निश्चित कार्यों को स्वयं करने में सहायता देने की प्रक्रिया होती है। व्यावसायिक विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? अच्छा है, ठीक से पढ़ लेते हैं इसको। व्यावसायिक विश्लेषण देखिएगा, जीविकोपार्जन की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी व्यवसाय में काम करना आवश्यक होता है। इन समस्त व्यवसायों के विश्लेषणात्मक अध्ययन की आवश्यकता का विशेष महत्व होता है। व्यवसाय से संबंधित नवीन संभावनाओं, वांछित कुशलताओं, व्यवसायों की परिवर्तित परिस्थितियां और समस्याओं की जानकारी विश्लेषणात्मक अध्ययन के द्वारा ही पॉसिबल हो पाती है। इस प्रकार किसी व्यवसाय से संबंधित विशिष्ट पक्षों का विश्लेषणात्मक अध्ययन ही व्यावसायिक विश्लेषण के रूप में जाना जाता है। व्यक्तिगत विश्लेषण सेवा की कार्यविधि को समझाइए। आइए समझते हैं। व्यक्तिगत विश्लेषण सेवा की कार्यविधि 3 चरणों में पूरी होती है। एक तो अन्वेषणात्मक अनुभव हो गया। इसमें क्या होगा? भारतीय संदर्भ में 8वीं 10वीं 12वीं कक्षाओं के बाद के समय को इस प्रकार के अन्वेषणात्मक अनुभवों को प्रदान करने का सर्वोत्तम समय स्वीकार किया गया है। अन्वेषण अनुभव के आधार पर छात्रों की रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं, विशेषताओं को जाना जा सकता है। छात्र स्वयं में उन विशेषताओं को ढूंढ सकता है जो कि अभी तक उसके अंदर छिपी हुई है। आत्मविश्लेषण, अन्वेषणात्मक अध्ययन के बाद छात्र को यह अनुभव हो जाता है कि उसमें कौन कौन सी विशेषताएं एवं सीमाएं विद्यमान हैं। व्यक्तिगत विश्लेषण के द्वितीय सोपान में व्यक्ति अपने गुणों एवं सीमाओं से स्वयं को परिचित कराता है। इस सोपान के अंतर्गत व्यक्ति ये जान लेता है कि व्यक्तिगत विश्लेषण में बताए गए गुणों की कितनी मात्रा उसमें विद्यमान है। परामर्श की अगर बात करें तो परामर्श विश्लेषण का तीसरा सोपान परामर्श है। इस सोपान के अंतर्गत जब व्यक्ति स्वयं की योग्यताओं एवं कमियों से परिचित हो जाता है तो परामर्श प्रदान करके उसे स्वयं निर्णय लेने के योग्य बनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये व्यक्तिगत विश्लेषण सेवा को हमने समझा। अनुवर्ती सेवा की कुछ प्रविधियां होती हैं फॉलोअप सर्विस की, इसको समझिए। अनुवर्ती सेवा हेतु प्रविधियां अध्ययन की प्रकृति व उद्देश्यों के द्वारा निर्धारित होती हैं। अनुवर्ती सेवा की प्रविधियां, नंबर 1 तो प्रश्नावली। प्रश्नावली प्रविधि के अंतर्गत प्रश्नों की एक सूची होती है। ये प्रश्न शिक्षा, व्यवसाय या व्यक्तिगत जीवन से संबंधित हो सकते हैं जिनका उत्तर व्यक्ति को देना होता है। साक्षात्कार की अगर बात की जाए, अनुवर्ती सेवा की प्रक्रिया में साक्षात्कार बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। इस प्रविधि के अंतर्गत प्रत्येक छात्र के साथ व्यक्तिगत रूप से साझा किया जाता है। शैक्षिक नियोजन सेवा, व्यावसायिक निर्देशन, प्रशिक्षण में यह समस्या ज्ञात करने हेतु साक्षात्कार सहायक होता है। पड़ताल सूचियाँ, अनुवर्ती सेवा के अंतर्गत पड़ताल सूचियाँ एक उपयोगी पद्धति है। इसमें संभावित उत्तर सम्मिलित किए जाते हैं, जबकि प्रश्नावली प्रविधि में ऐसा नहीं होता है। इन सूचियों का प्रयोग विचार जानने, कार्यकुशलता, रुझानों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। निरीक्षण की अगर बात की जाए, निरीक्षण प्रविधि में नवनियुक्त व्यक्ति में प्लेसमेंट सर्विस से प्राप्त कार्य संतुष्टि, कार्यकुशलता, समायोजन इत्यादि का मूल्यांकन आसानी से किया जा सकता है। सामूहिक वार्ता की अगर बात की जाए, सामूहिक वार्ता के माध्यम से छात्रों की अभिवृत्तियों, गुणों को जाना जा सकता है। इसमें छात्र अपने कार्यों या शिक्षा के प्रति वास्तविक विचार प्रकट कर देते हैं। तो ये हम समझ रहे थे अनुवर्ती सेवा की प्रविधियाँ। अगला क्वेश्चन है, निर्देशन सेवाओं का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? जो गाइडेंस सर्विस दी जा रही है उसका मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? देखिए, निर्देशन कार्यक्रम के मूल्यांकन में कार्यक्रम के उद्देश्यों की उपलब्धि की जांच करने की प्रक्रिया का अवलंबन लेकर यह ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है कि यह कार्यक्रम किस सीमा तक प्रभावी है। निर्देशन की आवश्यकता, मूल्यांकन की आवश्यकता निर्देशन के अनेक पहलुओं का निर्धारण करने के लिए होती है। कुछ महत्वपूर्ण पहलू इस प्रकार हैं। दी गई निर्देशन सेवा की गुणवत्ता,
छात्रों के व्यवहार पर विभिन्न प्रकार की निर्देशन सेवाओं का प्रभाव, दी गई निर्देशन सेवा की पर्याप्तता और व्यावहारिकता, इस सेवा को प्रभावी बनाने के लिए तकनीकों और अन्य क्रियाकलापों को उपयोगी लाने में सहायता आवश्यकता है, इसलिए निर्देशन दिया जाता है। मूल्यांकन के सोपान क्या हैं? एक तो इसमें क्या है, उद्देश्यों का निर्धारण। पहला सोपान है कि निर्देशन कार्यक्रम के उद्देश्यों की सूची बनाकर के उन्हें निर्धारित कर लिया जाए। मापन की कसौटी, उद्देश्यों का निर्धारण करने के पश्चात उनके मापन करने की कसौटी तय करनी चाहिए। जो भी कसौटी तय की जाए उसी के अनुसार अपेक्षित आंकड़ों का संग्रह करने के लिए उपयुक्त तकनीकी और प्रविधि का निर्धारण किया जाता है। योजना का क्रियान्वयन, जब एक बार योजना की रूपरेखा तैयार हो जाए तो फिर आवश्यकता होती है उसको क्रियान्वयन करने की। निष्कर्षों की व्याख्या, इस विषय पर सबसे अधिक सावधानी बरतनी आवश्यक होती है कि जो आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं वे विश्वसनीय हों। सर्वप्रथम उन प्रदत्तों का संग्रह कर उन्हें व्यवस्थित करना चाहिए, उसके बाद फिर परिशुद्ध व्याख्या करनी चाहिए। मूल्यांकन की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं? मूल्यांकन की कसौटी के आधार पर मूल्यांकन विधियों को सुनिश्चित करना चाहिए। एक तो सर्वेक्षण विधि, यह सबसे अधिक प्रयुक्त सामान्य विधि है। इस विधि में छात्रों की अनुक्रियाओं को या तो प्रश्नावली के माध्यम से एकत्रित किया जाता है या फिर साक्षात्कार प्रणाली के द्वारा संग्रहित कर लिया जाता है। प्रयोग विधि, इस विधि का उपयोग सामान्य रूप से 2 समूहों पर किया जाता है। उसमें एक समूह नियंत्रित होना चाहिए, उनके द्वारा दिए जाने वाले व्यावहारिक कारकों को छोड़कर दोनों समूहों में सभी प्रकार की समानता होनी चाहिए। व्यक्ति अध्ययन विधि, इस विधि का प्रयोग प्रत्येक विद्यार्थी की सतत और दीर्घकालीन विस्तृत अध्ययन करने के लिए एक निश्चित समय तक किया जाता है। इसमें व्यक्ति से लगातार संपर्क बना करके रखना पड़ता है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन 39 नंबर, फिर हम 40 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लास हमारी एंड हो जाएगी। क्वेश्चन कहता है निर्देशात्मक परामर्श की मूलभूत अवधारणाओं का विवरण दीजिए। निर्देशात्मक परामर्श की मूलभूत अवधारणाएं क्या है? देखिए, नंबर 1 तो परामर्श का लक्ष्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का सभी दिशाओं में विकास में सहायता करना। परामर्श व्यक्ति की विशेषता को मानता है। परामर्श वांछनीयता पर आधारित है, न कि परामर्श को व्यक्ति पर थोपना होता है। परामर्श केवल तभी दिया जाना चाहिए जब विद्यार्थी किसी समस्या का सामना करे और वह स्वयं इसका समाधान न कर पाए। परामर्श इस दृष्टि से उपचारात्मक होता है। परामर्श में आपसी संबंध निष्पक्ष होते हैं। परामर्श प्रार्थी की समस्या के बारे में स्वयं की धारणा पर केंद्रित होता है। परामर्श प्रार्थी की मर्यादा का सम्मान करता है। इस प्रकार विलियमसन परामर्शदाता को अध्यापक के रूप में देखता है, जिसका कर्तव्य है व्यक्ति को स्वयं की क्षमताएं, दृष्टिकोण और रुचियों को समझने योग्य बनाना, स्वयं की अभिप्रेरणा और जीवन प्रविधियों को पहचानना इत्यादि। ठीक है, निर्देशात्मक परामर्श की मूलभूत अवधारणाएं। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्लास में लास्ट में आप जरूर बताएंगे क्लास कैसी रही, और ठीक है, इसके बाद और भी क्वेश्चन हम करा देंगे। देखिए, एक सफल परामर्शदाता की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। एक सफल परामर्शदाता की क्या विशेषताएं होती है? जो एक सफल परामर्शदाता होता है उसका व्यवहार बहुत अच्छा होता है, उसके अंदर नैतिक गुण होते हैं। परामर्शदाता को प्रार्थी के बारे में गुप्त सूचनाएं भी प्राप्त होती रहती हैं। वो इन सूचनाओं को अपने तक ही सीमित रखे, सार्वजनिक ना करे। उसके अंदर बौद्धिक योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, परामर्शदाता का बुद्धिमान होना सफल परामर्श प्रक्रिया के लिए उपयोगी है। वह व्यक्ति के व्यवहार और वर्तमान घटनाओं को संबद्ध करने की योग्यता रखता हो, उसमें तर्कयुक्त चिंतन की योग्यता का होना भी आवश्यक है। संवेदनशीलता, परामर्शदाता की संवेदनशीलता प्रशंसनीय होनी चाहिए, अर्थात उसे ईमानदार, कर्तव्य के प्रति जागरूक होना चाहिए, वो समझदार हो। और स्वीकृति, प्रार्थी की प्रत्येक बात को स्वीकार करने वाला हो, है ना, क्योंकि जब प्रार्थी परामर्शदाता के पास आता है तब वो आशाओं, निराशाओं, चिंताओं और डाउट्स, फियर आदि से घिरा होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की बातों को उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। ये क्वेश्चन था, एक सफल परामर्शदाता की क्या विशेषताएं होती हैं। प्यारे दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है इन क्वेश्चंस को आप तक पहुंचाने में। ठीक है, तो आई होप कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।